हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 CHS एंट्रेंस एग्जाम 2025 के हिंदी सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर भाषा एवं वर्ड विचार से। ठीक है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि भाषा एवं वर्ड विचार चैप्टर में क्या टॉपिक है और क्या MCQ है। ठीक है, सब क्वेश्चन हम बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले थ्योरी जान लेते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला को जान लीजिए कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। ठीक, उसके बाद वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण जिसको तोड़ा न जा सके, या एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड कहलाती है। ठीक है, अक्षर, अक्षर मतलब क्या होता है कि जिसे तोड़ा ना जा सके या जिसको छर न किया जा सके, जिसका नाश न हो सके। ठीक है, उसको अक्षर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ड या ध्वनि। ठीक, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। और सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड कहलाती है। सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग तीन चीज जानिए, शब्द, वर्ण, ध्वनि। इन तीनों को अगर ऑब्जेक्टिव में, वन लाइनर में या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक सार्थक इकाई कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? शब्द। सार्थक मतलब जो अर्थ के साथ हो। ठीक, जो अर्थ के, जिसमें मतलब अर्थ परिपूर्ण हो, जिसका कोई अर्थ निकले, उसे क्या कहेंगे? सार्थक कहेंगे। तो सार्थक इकाई शब्द है और लिखित इकाई वर्ण है और मौखिक इकाई ध्वनि है। तो आप लोग तीनों में डिफरेंस जान लीजिए, सार्थक, लिखित, मौखिक। सार्थक मतलब शब्द, लिखित मतलब वर्ण, मौखिक मतलब ध्वनि। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई ध्वनि, शब्द, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। ठीक है, अगर केवल इकाई पूछेगा तो ध्वनि या वर्ण आप लोग बता सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ सार्थक लगा दिया या लिखित लगा दिया या इकाई के पहले मौखिक लगा दिया तो सबका आंसर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं कि क्या है वर्ण के भेद। ठीक है, क्या है? वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो भी वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाएं।
जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, ये टोटल कितने स्वर हो जाएंगे? टोटल 11 स्वर हो जाएंगे। ठीक, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 11। अब स्वर को कम समय में बोला जाता है और यह स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, इसके आगे देख लीजिए, दिया गया है व्यंजन। दूसरा भेद क्या है वर्ण का? वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं। जो व्यंजन स्वरों पर निर्भर हो, जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे में क। ठीक, ये जो क है वो किसकी सहायता से बोला गया है? किसकी सहायता से बोला गया है? क प्लस अ, ये मिलकर क्या हो गया? क। ठीक, ऐसे ख, तो ख भी ऐसे ही हो जाएगा, ख प्लस अ। ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर की सहायता से हम कोई भी व्यंजन व्यंजन नहीं कहलाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या दिया गया? स्वर के भेद। स्वर के भेद, स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, ये 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। स्वरों के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व मतलब क्या होता है? ह्रस्व शब्द का अर्थ ही है छोटा। ठीक है, ह्रस्व का मतलब जो बोलने में कम समय लगे, जिसको बोलने में कम समय लगे, जैसे अ, ई, उ, री। जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बाकी सब दीर्घ स्वर में, प्लुप्त स्वर में आता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या है? ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? बड़ा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, जिसके उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगे। ठीक है, यह हमेशा क्या होता है? दीर्घ होता है। जैसे ह्रस्व में क्या था कि छोटा था, और इसमें इसका नाम ही क्या है कि दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। और दीर्घ स्वर 2 स्वरों के मेल से बनता है। क्या? 2 स्वरों के मेल से बनता है। जैसे अ प्लस अ मिलकर क्या हो गया? आ। ठीक, उसके बाद ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई। अ प्लस ई मिलकर क्या हो गया? अ प्लस ई। अ प्लस ई मिलकर ए। अ प्लस ई मिलकर ए। ठीक है, ऐसे ही जो दीर्घ स्वर है
वो हमेशा दो स्वरों के मेल से बनता है। और दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। आप लोग याद रखिएगा, दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में क्या होता है कि ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगे। ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगे, जिसे खींच कर बोला जाए। जैसे ओम, ओम को क्या कर बोला जाता है? खींच कर ओम। ठीक, ऐसे बोला जाता है ओम। ओम को क्या? खींच कर बोला जाता है। और आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये जो प्लुत स्वर है, ये किसी का नाम पुकारने, नाटक, संवादों में प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्लुत स्वर के बाद स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, तो मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख विवर के आधार पर स्वर जो है, मुख विवर मतलब मुख के खुलने के आधार पर, इनके आधार पर ये 4 प्रकार से इनको 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। तो विवृत स्वर में क्या होता है? विवृत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ। ठीक, अर्धविवृत में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं? आधा खुलता है, उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, ओ, आ। ठीक, ये अर्धविवृत है। इसके बाद समृत। इसके बाद क्या आएगा? तीसरा समृत। समृत स्वर क्या होता है? समृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उन्हें समृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ। ठीक, लगभग बंद रहता है और उन्हें समृत स्वर कहते हैं। और इसके आगे अर्ध समृत में क्या है? अर्ध समृत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। क्या रहता है? आधा बंद रहता है। ठीक है, जैसे ए, ओ, ये क्या हो गया? अर्ध समृत। ठीक, अब हो गया यह मुख विवर के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। अब इसके आगे जिह्वा के प्रयोग के आधार पे, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 भागों में विभाजित है। ठीक, 3 वर्गों में विभाजित है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होता है? जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर क्या होते हैं? अग्र स्वर। जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले सब स्वर अग्र स्वर होते हैं। जैसे ई, ए, ऐ। ठीक, ये चारों क्या है? अग्र स्वर हैं, क्योंकि यह जीभ के अगले हिस्से से बोले जा रहे हैं। इसके बाद मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग काम आता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे अ। फिर उसके बाद पश्च स्वर मतलब कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग से काम करता है, जीभ पश्च भाग से काम करता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ। ठीक, मतलब कि पश्च स्वर मतलब, पश्च मतलब पीछे, पीछे मतलब कि जब जीभ का पिछला हिस्सा बोलने के, उच्चारण करने के काम आता है। ठीक है, उच्चारण करने में काम करता है, वही क्या कहलाता है? पश्च स्वर। ठीक, समझ गए? अब इसके आगे जीभ का भी तीनों हो गया। अब आगे ओष्ठ यानी कि होठ, ओठों की स्थिति के आधार पर। ठीक, ओठों के स्थिति के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं, विवृत मुखी स्वर और अवृतमुखी स्वर। वृतमुखी स्वर और अवृतमुखी स्वर। वृत मतलब क्या होता है? वृत मतलब आप लोग समझते हैं कि क्या है? ये
ये वृत्त है। तो जो हमारा ओठ है वो या तो गोल हो, ठीक, वृत्त के जैसे, या बिना वृत्त के जैसे हो। ये दो प्रकार हैं ओठों की स्थिति के आधार पे। तो देख लेते हैं वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ, ठीक। ये चारों क्या हैं? वृत्तमुखी स्वर, ठीक। ये चारों क्या हैं? जब हम इनको बोलते हैं तो हमारा होठ क्या हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। तो गोलाकार हो जाता है यानी कि वृत्त के आकार का हो जाता है। तो ये वृत्तमुखी स्वर हो गया। अब अगला अवृत्तमुखी स्वर। अगला क्या है? अवृत्तमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ए, ऐ, ये सब क्या हो गए हैं? ये सब हो गए हैं आपके अवृत्तमुखी स्वर, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अवृत्तमुखी के बाद आपका आ जाएगा हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर एक होता है निरुनासिक या मौखिक स्वर और दूसरा होता है अनुनासिक स्वर। ये दो प्रकार के होते हैं, निरुनासिक या मौखिक स्वर, अनुनासिक स्वर, ठीक। तो इन दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले निरुनासिक या मौखिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, हवा केवल मुख से निकलती है, जिसे निरुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई आदि, ठीक। इसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे आ, ई आदि, ठीक। जो चंद्रबिंदी वाला होता है ये क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक याद रखिएगा आप लोग, अनुनासिक है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जाति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के। सजातीय पहला और दूसरा विजातीय। सजातीय स्वर क्या होते हैं? सजातीय मतलब एक जात के और विजातीय मतलब कई जाति के, मतलब अलग अलग। जैसे आ, ई, उ, ये सब क्या है? सजातीय स्वर हैं। और विजातीय ए, ऐ, ओ, ए, ऐ मतलब कि ए मतलब एक किन स्वरों से मिलकर बना है? ये दो स्वर से मिलकर बना है, दो अलग अलग स्वर। कौन कौन से? अ प्लस ई, अ प्लस ई। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो ये क्या है? दोनों अलग स्वर है। बाकी अगर दोनों एक ही स्वर रहते तो ये सजातीय रहते, लेकिन ये दोनों अलग हैं इसलिए क्या है? यह विजातीय स्वर है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं क वर्ग। ये देखिए आपका व्यंजन है। वर्ग क्या होता है हम लोग जान लेते हैं, ठीक। वर्ग, क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा ये 5 वर्ण आते हैं, ठीक। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ। त वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म, ठीक। ये जो है इनका आगे आपको काम देगा।
जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब, कि क वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे ऐसे सब रहेगा। उसको आगे पढ़ते हैं। ठीक, देखते हैं कि इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, दिया गया है अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है। अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है। कौन कौन से? अंग और अह, ये दोनों क्या है? अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है। आप लोग याद रखेंगे अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है, अंग और अ। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? हम आप लोगों को बताए थे भाषा की सबसे छोटी इकाई 3 तरह से पूछा। ठीक, एक सार्थक, ठीक, सार्थक, एक लिखित, एक मौखिक। ठीक, तीनों इकाई हम आप लोगों को ऊपर बताए हैं कि सार्थक, लिखित और मौखिक, ये तीनों के साथ इकाई अलग अलग जुड़ जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा। सार्थक इकाई पूछेगा सबसे छोटी सार्थक इकाई तो शब्द बताएंगे, लिखित पूछेगा तो वर्ण बताएंगे, मौखिक पूछेगा तो ध्वनि बताएंगे। तो आप लोगों को क्या पूछा है? लिखित पूछा है। आप लोगों से क्या पूछा है? लिखित पूछा है। आप लोगों से क्या पूछा है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो हो जाएगा वर्ण। ठीक, क्या हो जाएगा? वर्ण। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे, तो ये आपका स्वर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर का स्वर कंप्लीट हो गया है। व्यंजन हम आपको कल की वीडियो में लेकर आएंगे। और जो लोग 2025 का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं वो लोग चैनल पर बने रहें। आप लोगों को इसी चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का वीडियो दिया जाएगा जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है।